हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। खबर ईरान से है। ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इब्राहिम रईसी इनका नाम है और वहाँ के सुप्रीम लीडर के करीबी माने जाते हैं। 8 करोड़ की जनता में तकरीबन 6.25 करोड़ लोगों ने वोट वहाँ दिया। 2.25 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 78 लाख वोट इनको मिले और ये राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। ये क्या थे, इनके बारे में क्या राय हैं, इन पे किस तरह के सैंक्शन बैन लगे हुए हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी है और आने वाले समय में दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं बहुत कम समय में। दूसरी बात, आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ईरान के बारे में जो गलत फहमियाँ और भ्रांतियाँ हैं कि ईरान के अंदर डिक्टेटरशिप है, कुछ लोग चुन लेते हैं, लोकतंत्र नहीं है, इस्लामिक लोकतंत्र है या नहीं है, किस तरह का चुनाव होता है, इसके बारे में अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती है। कम शब्दों में, कम समय में, आपका समय कम लेते हुए ये भी हम आपको बता देंगे कि ईरान के अंदर दरअसल इलेक्शन कैसे होता है। पहली खबर वो सुन लीजिए। पहली खबर ये है कि इब्राहिम रईसी वहाँ राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान इन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए। अपने राजनीतिक दुश्मन हो या देश के दुश्मन हो या देश के लिए गलत साबित लोगों को फांसी या मौत का सज़ा देने वाले ये आदमी हैं जिन पर आरोप अमेरिका ये लगाता है कि इस तरह से इन्होंने लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया है और सख्त रूप दिखाते हुए चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने करप्शन को, गलत लोगों को ख़त्म करने का काम किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगाए हुए थे। आने पर, किसी भी तरह का लेन देन होने पर, किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग होने पर, किसी भी तरह की ये इस तरह के सैंक्शन होते हैं। बहरहाल तो ये चुने गए हैं, इनको चुनना है वहाँ के लोगों ने वोट दे करके। 1 करोड़ 78 लाख वोट मैंने बताया आपको। हालांकि मतदान पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इनको चुना गया है। और आने वाले वक्त में ये मिडिल ईस्ट में कैसे हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इजराइल इनके चुने जाने पर थोड़ा खासा परेशान सा नज़र आ रहा है। उसका बयान भी आया है और उसने ये आशंका जताई है कि ईरान शायद और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा मिडिल ईस्ट पर, ख़ास करके इजराइल के लिए। इजराइल के ये नए प्रेसिडेंट जब आए हैं तो पहला काम इन्होंने ये किया, शपथ ग्रहण करने से पहले कि जो सऊदी से इनके ताल्लुकात थोड़े से अच्छे नहीं थे, पहला मैसेज ये गया है कि सऊदी के यहाँ जो रियाद में इनका दूतावास था, एम्बेसी थी, उसको खोलने के लिए दोबारा अर्जी लगाई गई है, दोबारा कहा गया है, जिसका जवाब सऊदी गवर्नमेंट देगी। कि ये इस बात का सूचक है कि सऊदी काउंसिल, सऊदी गवर्नमेंट और ईरान के बीच में जो खट्टे रिश्ते हैं, जो कड़वे रिश्ते हैं, शायद वो किसी हद तक ख़त्म हो और आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में ईरान जिस तरह का रोल अदा करता था उससे ज़्यादा एग्रेसिव रोल होने की उम्मीद यहाँ जानकार बताते हैं। आदमी सख्त है, करप्शन का नारा लेकर आया है। चूँकि ईरान पाकिस्तान और इंडिया से भी ज़्यादा करप्शन के अंदर इंडेक्स, जो करप्शन इंडेक्स होता है उसका नंबर बहुत नीचे आया है। 140 के करीब 149 के करीब बताते हैं इसको, जो कि पाकिस्तान और इंडिया को भी क्रॉस करता है, यानी कि करप्शन ज़्यादा है। और नारा भी इनका ये था। बहरहाल इंडिया के किस तरह के मुफादात हो सकते हैं, फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। इंडिया के मुफादात ये हो सकते हैं कि इनके आने के बाद शायद ईरान से तेल आने लगे और इंडिया के अंदर जो तेलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। दूसरी बात, ONGC जो हमारी एक कंपनी है गैस का संवर्धन करने की, वो वहाँ पर एक प्लांट, वहाँ पर गैस को खोजा था जो पिछली गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया था। और ONGC जो इंडियन कंपनी है उसका जो अनुबंध था उसको रद्द करते। फरजाद नाम का वो एक प्लांट है, एक वो जहाँ से गैस खोजी गई थी, इंडियन कंपनी ने खोजी थी। तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो दोबारा से उस प्लांट में भारत का हिस्सा बन जाए। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब तीसरी बात हम आपको बता देते हैं कि ये एक सख्त आदमी है और गाज़ा पर जिस तरह का रोल पहले ईरान का था, अब शायद फ़लस्तीनियों को लेकर ज़्यादा एग्रेसिवनेस देखने को मिले भविष्य में, और इजराइल इस बात से चिंतित है। तीसरा काम ये भी हो सकता है इसके अंदर कि जो ट्रंप ने बातचीत हो रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, संवर्धन बहुत ज़्यादा करता है यूरेनियम का भी। हालांकि इसका कहना है कि हम अपनी जो बिजली है उसके लिए हम इसको संवर्धन कर रहे हैं जो यूरेनियम का हो रहा है, लेकिन वो प्रतिबंध लगा दिया था ट्रंप ने, पिछली सरकार ने। शायद अब वो दोबारा से बातचीत जो बाइडेन के द्वारा शुरू हो जाए और ये प्रेसिडेंट उसमें अहम रोल अदा करें। तो ये तो है वहाँ की खबर। लेकिन एक बड़ी खबर ये बता देते हैं कि ईरान के अंदर जो भ्रांति बनाई जाती है कि किस तरह से वहाँ इलेक्शन होता है, हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होता है वहाँ। आपकी पूरी स्क्रीन पर हम जो ये तस्वीर इस वक्त दे रहे हैं इसको समझ लीजिए और लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं
कि ईरान के अंदर हिटलर शाही होती है और वहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ ईरान के अंदर सबसे बड़ा जो पद है वो सुप्रीम लीडर का होता है, और सुप्रीम लीडर यहाँ पर अभी तक 2 चुने गए। इस्लामिक रिवोल्यूशन के बारे में पहला हमने बताया था आपको कि आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ पर थे, उसके बाद से ये दोबारा से सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। इनका भी नाम खमैनी है, आयतुल्लाह खुमैनी के बाद ये चुने गए। इनको भी हालांकि लोग चुनते हैं, लेकिन किस तरह से चुनते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लीजिए इस डायग्राम के मुताबिक। सबसे नीचे से हम जाते हैं, ये वोटर्स हैं, यानी कि ईरान की जो वो जनता है उन्होंने चुना। नीचे आप देखिए, हमने आपको ये दिखाया है, ये वोटर्स हैं। ये सीधे चुनाव के ज़रिए चुनती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ये हैं, पिछले राष्ट्रपति का फ़ोटो है, इसको आप देख सकते हैं। इसको सीधा चुनती है कौन? जनता। इसका मतलब ये क्या है? लोकतंत्र है, आम आदमी चुन सकता है। ठीक है, अब इस राष्ट्रपति को लड़ने के लिए कौन चुनता है वो सुन लीजिएगा। इसके ऊपर अब आप जाएंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, साइड में आप देखेंगे कि एक गार्जियन काउंसिल होती है। इसमें बेसिकली 12 लोग होते हैं। ये लोग चुनते हैं कि बेसिकली ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होगा। इसके अंदर 6 लोग तो चुनता है वहाँ का सुप्रीम लीडर, और 6 लोग जो चुने जाते हैं वो वहाँ नीचे जुडिशरी के लोग चुनते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएं तो 12 लोग हैं जो इस बात का चुनाव करती हैं कि ईरान का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो ये 12 लोग, 6 लोग सुप्रीम लीडर के माध्यम से चुने जाते हैं, और 6 लोग वहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश है वो लोग चुनते हैं। तो 12 लोग ये तय करते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए कौन एलिजिबल है। इस बार भी 590 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए, लेकिन 7 लोगों के वहाँ पर पर्चे एक्सेप्ट हुए, जिसके अंदर ये चुनाव हुआ है। अब आगे सुन लीजिए कि ये प्रेसिडेंट चुनने के बाद अपनी के साथ साथ वहाँ की जनता, नीचे आप देखेंगे कि यही जनता, यहाँ पार्लियामेंट के लोग जिनकी संख्या 292 होती है, इन लोगों को भी चुना जाता है। यानी कि लोगों ने ही प्रेसिडेंट को चुना और लोगों ने ही वहाँ पर 290 जो मेंबर्स हैं उनको चुना जाता है, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं या एमएलएज होते हैं। अब प्रेसिडेंट का ये राइट होता है, आप इसके नीचे देखेंगे एरो का निशान, कि ये अपनी कैबिनेट चुनता है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इसका अधिकार होता है ये अपनी कैबिनेट चुने। इसके अंदर तकरीबन 22 मेंबर्स होते हैं, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अब हमने आपको बता दिया, अब साइड में देखेंगे कि वोटर्स ने ही 290 मेंबर्स चुने और वोटर्स ने ही प्रेसिडेंट को चुना, और प्रेसिडेंट ने इन 290 लोगों में से 22 लोगों की कैबिनेट चुनी। हाँ, अब इस बारे में सुन लीजिए कि इस राष्ट्रपति को जो चुनने वाली काउंसिल है, यही काउंसिल को कौन कहता है? ये सुप्रीम लीडर होते हैं यहाँ पर, जो 2 हो चुके हैं। पहले आयतुल्लाह खुमैनी थे, अब ये खामेनी हैं। अब इनके बाद ये जो सुप्रीम लीडर हैं ये एक बार चुने जाते हैं, इनका कोई टर्म नहीं होता। ये 1989 से लेकर अब तक 2 बार चुने गए हैं। आप देख सकते हैं कि आम आदमी जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनते हैं, जिनकी संख्या एक जगह तो 82 बताई जाती है, एक जगह 86 बताई जाती है। ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं ये बार बार हर साल नहीं चुने जाते, जब चुने जाते हैं जब ज़रूरत महसूस होती है। अभी तक इन 82 लोगों ने, यही 82 लोग अपने ख्याल से, अपने सोच से, अपने दिमाग से सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं। अब ये जो 82 लोग हैं ये ऐसे नहीं है कि ये ज़ात पर और धर्म पर आकर के शिया सुन्नी बता दें और अब जात बता दें, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गुजरातियन हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम यादव हैं, हम पंडित हैं। ऐसा नहीं होता है। ये जो 88 मेंबर हैं ये समाज में एक शानदार रोल अदा करते हैं, और रोल अदा करने के बाद जब ये ईरान के अंदर अपने लोगों में मशहूर हो जाते हैं, इन्हीं लोगों को ये जनता चुनती, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये 88 लोगों को इतनी समझ होती है, ये तकवे वाले होते हैं, इस्लामिक होते हैं और दीनदार किस्म के लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, और इनके सोशल एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर ही लोग इनको चुनते हैं। इनकी संख्या होती है 82 या 86, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और ये 86 लोग वहाँ के सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, और इस सुप्रीम लीडर के ही अंडर में सब कुछ होता है। इसके हालांकि जो कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर के अंतर्गत जो आती हैं वो वहाँ की मिलिट्री आती है, और जुडिशरी आती है, और स्टेट मीडिया आती है, और बाकी जो गृह और विदेश मंत्रालय जितने भी होते हैं सब प्रेसिडेंट चुनता है। और इस सुप्रीम लीडर के होने के बाद ये सुप्रीम लीडर गार्जियन काउंसिल बनाता है, जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। ये खुद चुनता है, 6 जुडिशरी चुनती है, 12 मेंबर चुनते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट चुनते हैं, और प्रेसिडेंट को वहाँ की जनता चुनती है। तो ये आप डायग्राम के मुताबिक बिल्कुल साफ देख चुके हैं कि किस तरह का लोकतंत्र वहाँ मजबूत लोकतंत्र है, इस्लामिक लोकतंत्र है, और इस तरह से वहाँ लोग चुनते हैं, आम आदमी चुनते हैं।
हर 4 साल में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, और वही आदमी वहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में राय रखते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट कौन लड़ेगा इसके बारे में गार्जियन काउंसिल होती है, और गार्जियन काउंसिल के अंदर 12 मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ के सुप्रीम लीडर और वहाँ की जुडिशरी सिस्टम चुनता है। तो इतना मजबूत सिस्टम है जिसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि ईरान के अंदर ऐसा होता है, ईरान के अंदर ऐसा होता है। हाँ, ईरान के अंदर ये बात ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ईरान की कंडीशन को अक्सर ये बताया गया है कि ये वो उस मिडिल ईस्ट में इराक को लेकर भी झगड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत सकी रहता है, गाज़ा में जो फ़लस्तीन है उनको भी सपोर्ट करता है। इस्लामिक पैटर्न पर चलने वाला ये लोकतंत्र बिल्कुल ऐसा चलता है जैसा इस्लामिक कानून के मुताबिक हम मान सकते हैं। हालांकि फुली इस्लामिक लॉ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ का उनका अपना संविधान नहीं है, उस संविधान के मुताबिक चलते हैं। लेकिन उस संविधान के अंदर जो ज़्यादातर जो कंटेंट हैं, ज़्यादातर जो कानून हैं वो सब इस्लामिक लॉ के मुताबिक बने हुए हैं और उसी के मुताबिक वहाँ पर फैसले होते हैं। लेकिन सुप्रीम वहाँ पर जनता होती है और जनता ही वहाँ प्रेसिडेंट चुनती है, और उसी जनता के माध्यम से 88 या 82 लोग चुने जाते हैं, जिनको हमने बताया एक्सपर्ट्स असेंबली होते हैं, वही प्रेसिडेंट वो वहाँ पर सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। तो ये एक कंडीशन है ईरान के बारे में, क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ईरान का चुनाव किस तरह से होता है। बहरहाल वहाँ पर नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, जल्दी शपथ होने वाली है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी आए हैं वो गाज़ा पर, इजराइल पर, फ़लस्तीन पर, अमेरिका के मसले पर किस तरह की बातों को वहाँ पर एक्शन लेते हैं, किस तरह का यहाँ रोल प्ले करते हैं। नतीजा अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि एक मजबूत आदमी करप्शन फ्री करने का अज़म लेकर आया हुआ एक प्रेसिडेंट शायद ईरान के अंदर वहाँ की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी रोक देगा और किसी प्रकार से वहाँ पर जो वहाँ पर करप्शन है उसको ख़त्म कर देगा। और तीसरी बात, मुस्लिम और इस्लामिक मुल्कों के हित में जो भी फैसले होंगे ईरान पहले भी लेता है और शायद अब वो देखने को ज़्यादा मिलेगा।